नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल इंग्लिश वर्ड स्टार में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग रोज सवेरे 8 बजे एक करंट अफेयर्स की सीरीज लेके आते हैं जो 15 क्वेश्चंस की होती है और जो आगे आने वाले किसी भी प्रकार के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज है। उसी क्रम में जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि आगे वाली क्लास में हम लोग बजट को लेकर के एक समग्र विश्लेषण करेंगे, जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स की भी चर्चा करेंगे और उसके फैक्ट्स की भी चर्चा करेंगे। और ये सारा कुछ जो होगा वो एमसीक्यूज के माध्यम से होगा। यदि एमसीक्यूज में कोई बात ऐसी आएगी जहां पे कॉन्सेप्ट की आवश्यकता है तो मैं सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी परीक्षा में जहां भारतीय अर्थव्यवस्था पूछी जाती है जीएस को लेकर के, वहां पर इस प्रकार के वीडियो का जो मैं आज आपको कराऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्थान रहेगा। तो ध्यान करिए और ध्यान से पढ़िए, नोट्स जरूर बनाते जाइए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप अपनी नोट्स अपने हाथ से बनाइए। दुनिया का वाईफाई लाईफाई ज्ञान खरीद के पढ़ने में काम नहीं चलता है, ठीक है। तो जैसे आपके सामने है, इस पे 30 प्रश्न होंगे। ये बजट 2026-27 का एक संपूर्ण समग्र विश्लेषण होगा। आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा, बजट समझने से पहले हम एक बात समझ लें कि कुछ फैक्ट्स हैं जो आपके सामने रखने बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आपको पता होना चाहिए कि भारत में पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया, भारत स्वतंत्र भारत का पहला बजट कौन सा था, ठीक है। फिर गणतंत्र भारत का पहला बजट कौन सा था। स्वतंत्र तो याद रहता है, थोड़ा गणतंत्र वाले में कंफ्यूजन बना रहता है। उसके बाद पहली महिला जिन्होंने बजट रखा, सामने बजट रखा, महिला प्रधानमंत्री ऐसी कौन सी थी जिन्होंने बजट रखा। ये तीन फैक्ट्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके सामने आएंगे। भारत के संविधान में बजट के बारे में क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। कुछ और कॉन्सेप्ट्स आएंगे जो जो आपको हर परीक्षा में काम आएंगे। चलिए तो चलते हैं, कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। इस फैक्ट्स के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्रिटिश भारत का पहला बजट, स्वतंत्र भारत का पहला बजट और गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने लिखा। चलिए, या किसने प्रस्तुत किया, लिखा का मतलब प्रस्तुत किया भी हो सकता है, तो परेशान नहीं होना है, आपको देखना है। चलते हैं, देखिए, जो ब्रिटिश भारत का पहला बजट है वो 1860 में कब किया गया। ब्रिटिश भारत का जो पहला बजट लाया गया वो कब लाया गया, 1860 में लाया गया। और 1860 में कौन लाया, जेम्स चर्चिल। कौन लाया, जेम्स चर्चिल, या जेम्स विल्सन भी कहते हैं। उसका नाम क्या था, जेम्स विल्सन। कौन लाया, जेम्स विल्सन लाया। ब्रिटिश भारत का पहला बजट कौन लेके आया, वो 1860 में जेम्स विल्सन नाम का अधिकारी था, वो लेके आया। अब जब स्वतंत्र भारत की बात करते हैं तो स्वतंत्र भारत, भारत कब स्वतंत्र हुआ, 1947। भारत कब स्वतंत्र हुआ, 1947। तो बजट भी कब आएगा, 1947 में आएगा। तो कब आया, 1947 में कब, 26 नवंबर 1947। 26 नवंबर 1947 को आया। और कौन, किसने पेश किया, श्री षडमुखम चेट्टी। किसने पेश किया, श्री षडमुखम चेट्टी। याद रखने वाली बात है, छपता है किसी भी करंट अफेयर्स जिसमें वन लाइनर स्टैटिक्स पोर्शन पूछा जाता है, वहां ये सवाल छपते हैं। तो आपको पता होने चाहिए, आपको पता होने चाहिए। इसी के क्रम में मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। क्लियर है। अगला, गणतंत्र। आपको पता है कि गणतंत्र कब हुआ, भारत कब हुआ दोस्तों गणतंत्र, 26 नवंबर, सॉरी 26 जनवरी 1950। तो गणतंत्र भारत का जो भी पहला बजट आएगा वो 1950 के आसपास आएगा। तो कब कब आया, 28 फरवरी 1950। कब आया, 28 फरवरी 1950। और किसने जारी किया इस बजट को, जॉन मथाई जी। किसने जारी किया, जॉन मथाई। याद रखने वाली बात है, याद रखना। पहली महिला, चौथी बात, पहली महिला प्रधानमंत्री जिसने बजट जारी किया, पहली महिला प्रधानमंत्री जिसने बजट जारी किया, उनका नाम क्या था, इंदिरा गांधी। कौन सी, इंदिरा गांधी। ये चार कॉन्सेप्ट सवाल आपको मिल गए। क्लियर है। आगे चलें। देखिए, भारत के संविधान में, भारत के संविधान में, भारत के संविधान में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं है। कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिख सकते हैं,
नोट लगा करके, नोट लगा लीजिए 2000 का, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, नोट क्या है? भारत के, क्या है नोट? भारत के संविधान में, संविधान में कहीं भी, कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। ये याद रखने वाली बात है। यदि आपसे पूछ ले कि बजट शब्द का उल्लेख कहाँ है ना, और ऑप्शन दे दे, तो वो आपको जाना है नन ऑफ दीज, क्योंकि बजट शब्द का उल्लेख ही नहीं है, बजट शब्द का उल्लेख ही नहीं है। यदि बजट शब्द का उल्लेख नहीं है तो फिर किसका उल्लेख है? तो फिर किसका उल्लेख है? देखो, आर्टिकल 112 में, कहा? आर्टिकल अनुच्छेद 112 जो किसकी बात करता है? वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करता है। किसकी बात? वार्षिक वित्तीय, वित्तीय विवरण की बात करता है। विवरण किसकी बात करता है? वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति रखवाएगा संसद में। ठीक है, कौन रखवाएगा? राष्ट्रपति रखवाएगा। तो ये जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, इसी का शॉर्ट फॉर्म क्या है? बजट। इसी का शॉर्ट फॉर्म क्या है? बजट। यहां से सवाल अक्सर पूछता है, यदि आप पीछे के पेपर हल कर रहे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल कर रहे होंगे, तो लिखा है, सवाल पूछता है, भारत के संविधान में बजट को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है। और ये किस अनुच्छेद में है? 112 अनुच्छेद में है। कहाँ है? 112 अनुच्छेद में है। चलिए, ये थे कुछ आपके लिए फैक्ट्स जो स्टैटिक पोर्शन है। ठीक है, और ज्यादा जब आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा मेन क्लासेस में, तब आपको पता चलेगा। और कॉन्सेप्ट जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लिंक दिया हुआ है हमारे ऐप का, आप उसको भी इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे ही नया बैच आएगा आपको ऐप में मैसेज आ जाएगा। चलिए, तो अब हम चलते हैं कहाँ? सवालों की तरफ। अब हम कहाँ चलते हैं? सवालों की तरफ चलते हैं। चलिए, पहला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए आप याद रखिए, आगे आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। केंद्रीय बजट 2026-27, क्या? केंद्रीय बजट 2026-27 संसद में किस भवन में तैयार किया गया पहला बजट? पहला बजट किस भवन में, संसद के किस भवन में तैयार किया गया पहला बजट? केंद्रीय बजट 2026-27 संकल्प भवन, कर्तव्य भवन, सेवा भवन, भारत मंडपम। आप सीधे आंसर में पहुंच जाइए, क्या? कर्तव्य भवन। आंसर क्या है? कर्तव्य भवन। क्या है? कर्तव्य भवन। आप नोट कर सकते हो, क्या कर सकते हो? नोट कर सकते हो कि भाई केंद्रीय बजट 2026-27 संसद के कर्तव्य भवन में, कर्तव्य भवन में बनाया गया। ठीक है, कहाँ बनाया गया? संसद के कर्तव्य भवन में तैयार किया गया। आप ये नोट कर सकते हो। चलिए, अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला यह कौन सा बजट है? 7वां, 8वां, 9वां और 10वां? बताओ दोस्तों, कौन सा बजट है? बताओ दोस्तों, कौन सा बजट है? कुछ चीजें आपको कमेंट करके बतानी होती है। तो आप सवाल का आंसर तो सुन लेते हो, लेकिन कम से कम कमेंट तो जरूर किया करो। तो देखिए, 7वां बजट है, 8वां बजट है, 9वां बजट है, 10वां बजट है, तो आंसर क्या जाएगा? 9वां बजट। निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, उनके द्वारा 2026-27 जो बजट पेश किया गया, वो कौन सा बजट है? कौन सा बजट है मेरे मित्रों? 9वां बजट है। कौन सा बजट है? 9वां बजट है। क्लियर हो रही है बात? आगे चलें, आगे चलें दोस्तों। चलिए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, करोड़पति जैसा मामला है, कौन बनेगा करोड़पति? अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, लीजिए आ गया दोस्तों सवाल। सवाल ये है कि केंद्रीय बजट 2026-27 का कुल व्यय, कि कितना पैसा हम खर्चा करेंगे, बजट आकार में कितना अनुमानित अनुमानित है? कुल व्यय या बजट आकार? देखो, बजट क्या है, आगे आने वाले वित्त वर्ष में, आगे वाले आने वाले वित्त वर्ष में
हम कितना रुपया खर्चा करेंगे और कितना हमको आय होगी, कितना रुपया खर्चा करेंगे और कितना हमको आय होगी, इसी का लेखा जोखा है बजट। तो चाहे उसको व्यय कह दो या कह दो बजट आकार या कह दो बजट आकार। तो आपके सामने है केंद्रीय बजट 2026-27 का कुल व्यय या बजट आकार कितना अनुमानित किया गया है। तो देखो एकदम फैक्ट है, रटने वाली बात है, इसमें कुछ समझना नहीं है। तो आंसर क्या मिल जाएगा, आंसर आपको सीधे ढूंढ लेना है। आंसर है ये 53.47 लाख करोड़ रुपया। कितना? 53.47 लाख करोड़ रुपए का हमारा बजट है, या हमारे बजट में व्यय का प्रावधान किया गया है, हमारे बजट में व्यय का प्रावधान किया गया है। चलिए अगला सवाल। हाँ, 2026-27 के बजट अनुमान में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना अनुमानित है। चलिए, जीडीपी का कितना अनुमानित है और राजकोषीय घाटा है, ये दो बातें यहाँ पे है। दो कॉन्सेप्ट समझना आपको बहुत आवश्यक है कि जीडीपी क्या है और राजकोषीय घाटा का। जैसे मैंने आपको कहा था कि ये क्लास कॉन्सेप्ट बेस्ड भी होगी, तो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हमको इस पेज में जाना पड़ेगा। दो कॉन्सेप्ट आपके सामने आए। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? पहला कॉन्सेप्ट है जीडीपी का। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि जीडीपी क्या है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, राजकोषीय घाटा क्या है। राजकोषीय घाटा, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, राजकोषीय घाटा। आज समझ लो, आज के बाद आपको परेशानी नहीं पड़नी चाहिए। आज समझ लो राजकोषीय घाटा, इसके बाद आपको परेशानी नहीं पड़नी चाहिए। क्यों नहीं पड़नी चाहिए? अरे तो समझाने वाला इतना महत्वपूर्ण आदमी है तो क्यों पड़ेगी परेशानी भाई, है? समझ रहे हो ना बात को? तो मैं समझा रहा हूं तो क्यों पड़ेगी परेशानी? हाँ, बिल्कुल नहीं पड़ेगी आपको परेशानी। चलिए देखिए जीडीपी क्या है। जीडीपी, जीडीपी को फुल फॉर्म के रूप में क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का अर्थ ये हो गया, यदि हिंदी में जाएं तो इसी को कहेंगे सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद एक शब्द यहां पे देखने वाली बात है, सकल। सकल का मतलब होता है पूर्ण। सकल का मतलब क्या हो जाता है? पूर्ण। सकल का मतलब क्या होता है? पूर्ण। तो वह आय जो देश की पूर्ण आय हो। तो पूर्ण आय का मतलब क्या होगा? पूर्ण आय का मतलब क्या होगा? पूर्ण आय का मतलब ये है, पूर्ण आय का मतलब ये है, पॉइंट नंबर पहला, ध्यान देना दोस्तों, पकड़ के रखना, छूट जाएगा तो फिर ना मिलेगा। पॉइंट नंबर पहला, सकल का मतलब होता है पूर्ण, और पूर्ण का अर्थ है कि भारत की सीमा में कमाया गया। भारत की सीमा के अंदर, सीमा के अंदर, भारत की सीमा के अंदर कमाया गया रुपया, है ना? तो अब समय भी, अब ऐसा थोड़ी है कि जब से भारत बना है तब से अब तक का पैसा कमाया तो वो सकल हो जाता, नहीं। सकल घरेलू उत्पाद में पहला पॉइंट ये है कि भारत की सीमा के अंदर कमाया गया रुपया हो। दूसरा क्या? एक वर्ष के अंदर कमाया गया, एक वर्ष के अंदर। तो दूसरी बात क्या मिली कि सकल घरेलू उत्पाद भारतीय सीमा के अंदर एक वर्ष में, या एक वर्ष के अंदर, या एक वर्ष में, है ना, कमाई गई कुल आय। कुल आय का मतलब कुल अंतिम उत्पाद, अंतिम उत्पाद की आय। अब आप कहोगे सर ये क्या नया जोड़ दिया अंतिम उत्पाद? अंतिम उत्पाद का मतलब है कि देखो, जैसे आप दुकान गए ना, मोबाइल लेने गए दुकान, है ना, मोबाइल लेने गए, तो मोबाइल का दाम बताता है ना वो आपसे, आप मोबाइल का दाम दे के आते हो ना। ऐसा तो नहीं कि स्क्रीन का अलग दाम देते हो, बटनों का अलग दाम देते हो, ठीक है, उसमें जो सॉफ्टवेयर पड़ा है उसका अलग दाम देते हो, ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अंतिम उत्पाद का मतलब ये हुआ कि जो आपको वस्तु खरीदने में जो आप दुकानदार को पे कर रहे हैं वो है आपका दाम, अंतिम उत्पाद। तो भारत की सीमा के अंदर एक वर्ष में जो अंतिम उत्पादों से आय कमाई गई है
उसी को जीडीपी कहते हैं। अब आप यहां से ये देख लीजिए, अब भारत की सीमा, यदि हम भारत थोड़ा सा यहाँ पे आप ये देखो, हालांकि बहुत अच्छा भारत नहीं बनाएंगे, कोई ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं हम, लेकिन फिर भी, अरे ये तो भारत बहुत ज्यादा खराब बन गया। चलिए इतने में तो आपको समझ आ जाएगा भारत। ये देखिए, ये है भारत की मान लीजिए सीमा, है ना। अब इसमें चाहे रमेश कमा रहा हो, मतलब चाहे भारत का नागरिक होगा रमेश, चाहे रमेश कमा रहा हो, चाहे आप इसको रैक्सी कर लीजिए, चाहे रैक्सी कमा रहा हो, यदि रैक्सी यूएसए का आदमी है या ब्रिटेन का आदमी है, इससे कोई लेना देना नहीं है। या तो जीडीपी में, जीडीपी जब हम गणना करते हैं उसमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति किस देश का निवासी है, बस इससे लेना देना है कि उसने जो कमाया है एक वर्ष में वो कहाँ हो, भारत की सीमा के अंदर हो, उसको जीडीपी में क्या कर लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है। तो जीडीपी की परिभाषा क्या बनी, किसी भी देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में अंतिम उत्पाद के रूप में कमाई गई कुल आय को क्या कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, या सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का मूल्य ह्रास शामिल नहीं है। अंतिम मैंने प्रश्न जोड़ा है तो अंतिम उत्पाद का मामला है। अब देखिए, सेकंड हैंड भी मोबाइल खरीदने जाओगे ना तो वो अंतिम उत्पाद के रूप में नहीं जुड़ेगा, है ना। समझ लो कि आपने सोचा कि हमने मोबाइल खरीदे अब उसको बेचे, वह भारत, नहीं, सेकेंड हैंड नहीं, अंतिम उत्पाद जब आप पैकिंग के रूप में दुकानदार से लेके आए हो वो है, उसके बाद तुम उसको खरीदते बेचते रहो, इससे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर हो रही बात। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब है किसी देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में अंतिम उत्पाद के माध्यम से कमाई गई आय को हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। क्लियर हो गई बात। चले दूसरा कॉन्सेप्ट, समझ आ गई बात जीडीपी की, हाँ आ गई, आ ही गई होगी, होशियार लोग हो तुम लोग, तुरंत आती है तुम लोग। आगे देखो, आगे दूसरा कॉन्सेप्ट ये है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा का मतलब है देश की कुल आय, कुल आय और माइनस कुल खर्च, कुल खर्च। अब बेसिकली घाटा कब होगा, यदि खर्च ज्यादा होगा आय कम होगी, है ना, ठीक है। घाटा कब होगा, डेफिसिट कब आएगा, डेफिसिट तब होगा जब खर्च ज्यादा हो आय क्या हो, कम हो, तभी घाटा होगा, तभी घाटा होगा। यदि हम समझें कि ये क्या है, इसका संबंध समझे, तो घाटा तभी होगा जब आय कम है और खर्चा ज्यादा है। तो राजकोषीय घाटा का जो सूत्र बन के निकलेगा वो क्या मिलेगा, कुल खर्च माइनस कुल आय, है ना। और जो आया वही राजकोषीय घाटा है। कुल खर्च में, आय में, किसी भी देश की कुल आय में खर्च का जो अंतर है वो क्या कहलाता है, राजकोषीय घाटा कहलाता है, राजकोषीय घाटा कहलाता है। ठीक है। अब इसमें एक चीज और है, इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी देश की आय, ये जो देश राजकोषीय घाटा में आय लिखी है, इसमें उधार को शामिल नहीं किया जाता, उधार को शामिल नहीं किया जाता, शामिल नहीं किया जाता, नहीं किया जाता, नहीं किया जाता है। तो आपके मन में प्रश्न आता होगा कि क्यों नहीं किया जाता। अच्छा, उधार को किसी भी देश की आय नहीं मानी जाती, क्योंकि उसमें लाइबिलिटी है, उसको देना पड़ेगा आपको, उसमें देयता है। भाई उधार लिया है तो उसमें ब्याज भी देना पड़ेगा, तो यदि 10 रुपया लिया है तो आपको हो सकता है 11 रुपया देना पड़े, तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाती है, देयता बढ़ जाती है। यदि देयता बढ़ गई है तो उसको आय नहीं मानेंगे, आय नहीं मानेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि राजकोषीय घाटा में सरकार द्वारा जो उधार लिया जाता है उसको शामिल नहीं किया जाता है। क्लियर हो रही है बात। इसका मतलब ये हुआ कि यदि घाटा लगा है, खर्चा ज्यादा हुआ है, तो दो बातों में हो सकता है, दो बातों में हो सकता है, या तो आपने अनुदान या दान ज्यादा दे दिया हो, या तो अनुदान ज्यादा दे दिया हो। भाई आप कब घाटा लगेगा, जब ज्यादा रुपया खर्चा हो जाएगा, जब ज्यादा रुपया खर्चा हो जाएगा। और ज्यादा रुपया कब खर्चा होगा, या तो आपने अनुदान में ज्यादा रुपया दे दिया हो, क्या कर दिया हो, अनुदान में ज्यादा रुपया बांट दिया हो,
या तो आपने संपत्ति का निर्माण कर लिया हो। किसका निर्माण कर लिया हो? संपत्ति का निर्माण कर लिया हो। तो राजकोषीय घाटा कभी कभी देशों के लिए अच्छा भी माना जाता है। कब अच्छा माना जाता है? यदि किसी संपत्ति का निर्माण करने में खर्च हुआ है, किसी भी प्रकार की परिसंपत्ति का निर्माण करने में यदि पैसा ज्यादा खर्चा हो गया है तो वो देश के लिए फायदेमंद है। क्यों? परिसंपत्तियां वो होती हैं जो आपको असेट्स के रूप में आपके पास होती हैं, वो कभी ना कभी आपको आय देंगी, कभी ना कभी आपको आय देंगी। मान लीजिए आपने पुल बनवा दिया, पुल बनवाने में खर्च हुआ, तो पुल बनवाने की वजह से क्या हुआ? आवागमन आसान हो जाएगा, मतलब साधन जल्दी जल्दी निकलेंगे, तो ज्यादा आवागमन होगा, ज्यादा किराया होगा, लोग पर्यटन के लिए आएंगे, ऐसी तमाम सारी बातें, लोगों को सुविधा हो जाएगी। तो आप देखिए कभी कभी राजकोषीय घाटा अच्छा माना जाता है जब वो खर्चा किस में किया गया हो? संपत्ति में। लेकिन यदि आपने किसी को उधार दे दिया है या अनुदान दे दिया है, अनुदान वो है जो एक तरफा लाभ दिया जाता है किनको? राज्यों को। किसके द्वारा? केंद्र के द्वारा। अब राज्य उसमें विकास का काम करते हैं कि नहीं करते इसका नहीं पता, हालांकि अनुदान इसी उद्देश्य से दिया जाता है कि राज्य विकास का काम करेंगे, है ना। लेकिन यदि अनुदान आपने दे दिया या किसी देश अन्य देश को उधार दे दिया है, उसके बाद आपके पास आपका राजकोषीय घाटा ज्यादा हो रहा है, तो फिर देश के लिए चिंताजनक बात है। तो भारत जैसे देशों को जो विकासशील है कोशिश करना चाहिए कि संपत्ति के निर्माण जितना भी कर सके करें, राजकोषीय घाटा की चिंता न करें, पूरा कर लिया जाएगा आगे आने वाले समय में। क्लियर है? क्लियर है मेरे दोस्तों? क्लियर है? चलिए, अब राजकोषीय घाटा समझ आ गया, राजकोषीय घाटा समझ आ गया और जीडीपी समझ आ गया। यदि राजकोषीय घाटा और जीडीपी समझ आ गया है तो देखिए ये वाला सवाल, सवाल ये है कि 2026-27 के बजट अनुमान में राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो अनुमान कितना है? आंसर सीधा जान लीजिए, आंसर सीधे जान लीजिए क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है। आंसर है 4.3%, 4.3%, 4.3%। वर्ष 2026-27 के बजट अनुमान में राजकोषीय घाटा कितना? राजकोषीय घाटा कितना? 4.3%। कितना है? 4.3%। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखो। अगला सवाल, नया आयकर अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद कर डाला ना तो लाइव जिंगल आला छपेगा, किसी ना किसी परीक्षा में आगे छपेगा। नया आयकर अधिनियम 2025, इनकम टैक्स एक्ट 2025 किस तिथि से प्रभावित होगा? बोलो दोस्तों, किस तिथि से प्रभावित होगा? किस तिथि से प्रभावित होगा? चलिए सीधा आंसर बता देता हूं, इधर उधर नहीं घुमाता हूं। हालांकि कॉन्सेप्ट में आपसे पूछा जा सकता है इनकम टैक्स क्या है, लेकिन आगे पढ़ने को मिलेगा इसलिए यहाँ पे नहीं समझा रहे हैं, वहां पे पूरी बात समझा देंगे। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2026। तो 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स अधिनियम एक्ट लागू हो जाएगा। अगला सवाल, 26 अधिनियम 25 में बना। देखो दोस्तों, अधिनियम 25 में बना है, लागू कब से होगा? 1 अप्रैल 2026। चलिए अगला सवाल, बायोलॉजिक्स एंड बायोमिनरल्स के लिए घोषित बायोफार्मा शक्ति योजना, बायोफार्म शक्ति योजना में कुल परिव्यय कितना है? चलो, कुल परिव्यय कितना है? याद रखना पीसीएस में बहुत तेज सवाल पूछा जाता है। क्या सवाल पूछा जाता है बहुत तेज? योजनाओं पे खर्च, योजनाओं पे खर्च को लेकर के बहुत सवाल पूछे जाते हैं। और जितने जितने ये वनडे वाले एग्जाम होते हैं जिसमें वन लाइनर स्टैटिक्स पोर्शन पूछा जाता है, उसमें इस तरह के फैक्ट्स बहुत पूछे जाते हैं। तो बायोफार्मा शक्ति योजना, बायोफार्मा शक्ति योजना, बायोफार्मा शक्ति योजना में कुल परिव्यय कितना है? याद रखो 10,000 करोड़ का। कितना है मेरे मित्रों? 10,000 करोड़ का बायोफार्मा शक्ति। आपको कमेंट करके बताना है कि बायोफार्मा शक्ति योजना क्या है, ठीक है? आप कमेंट करके बताइएगा, जब नहीं आप बताएंगे तो फिर कल हम देखेंगे, ठीक? कल मैं आपको इसको समझा दूंगा यदि आप नहीं बताओ। यदि बता दोगे तो बेहतर है, यदि बता दोगे तो बेहतर है दोस्तों। आगे चलें, नहीं बताओगे तो फिर तो मैं तो है ही हूँ किस काम की दवाओं में, हर मर्ज की दवा है, परेशान नहीं होना इस बात को लेकर। चलिए, बजट 2026-27 में
सार्वजनिक पूंजीगत आहा, देखो ये जो मामला है ना पूंजीगत व्यय का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपेक्स को बढ़ाकर के कितना किया गया, पूंजीगत व्यय पूछ रहा है। अच्छा इसको कैपेक्स, अच्छा कैपिटल एक्सपेंडिचर भी इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसी को शॉर्ट फॉर्म में कैपेक्स कह देते हैं, ठीक है। ये ना समझ लेना कि कहा आ गया सामने, इसी को क्या कह देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कैपेक्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं दोस्तों, शॉर्ट फॉर्म में कैपेक्स कह देते हैं। अच्छा कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, ये समझ लीजिए थोड़ा। व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, देखो खर्चा, एक्सपेंडिचर माने खर्चा, तो खर्चा है तो पूंजीगत, कैपिटल का मतलब हो गया पूंजी, तो पूंजीगत खर्चा क्या होता है, या पूंजीगत व्यय क्या होता है, चाहे खर्चा कह लो चाहे व्यय कह लो। आप लोग खर्चा वाले में ज्यादा कंफर्टेबल हो गए इसलिए खर्चा समझ लो। पूंजीगत खर्चा क्या होता है, यदि आपने कुछ भी ऐसा निर्माण किया है, ऐसा निर्माण किया है जिससे परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ है। परिसंपत्तियों मतलब असेट्स, असेट्स वो होते हैं जो आपको दीर्घकाल में फायदा देते हैं। परिसंपत्तियों का निर्माण किया है और उसमें जो पैसा खर्चा किया है उसी को हम कहते हैं पूंजीगत व्यय। परिसंपत्तियां बहुत बेहतर होती हैं, क्यों, अच्छी रोड बना देना, अच्छे हॉस्पिटल्स बना देना, अच्छी लॉजिस्टिक्स का निर्माण कर देना, ठीक है, अच्छी शिक्षा व्यवस्था में पैसे खर्च कर देना, अच्छे स्कूल्स बनाना, अच्छे स्कूल्स बन, अच्छा अच्छा वेतन देना पूंजीगत व्यय नहीं है दोस्तों, ये याद रखना। अच्छा स्कूल बनाने में जो पैसा खर्च होता है वो पूंजीगत व्यय। यहीं पे समझ आ रही होगी आपको बात कि पूंजीगत व्यय क्या है। पूंजीगत व्यय कुल मिलाकर के परिसंपत्तियों का निर्माण करता है, असेट्स का निर्माण करता है। तो असेट्स, मान लो घर बन गया आपका, जैसे मान लीजिए आपने अपना पैसा खर्चा कर दिया घर बनवाने में, तो घर क्या है आपका, असेट्स है। तो असेट्स में आपने पैसे लगाए, संपत्ति है वो आपकी, समझ आ रही है बात। तो पूंजीगत खर्चा वो होता है जिसमें परिसंपत्ति या संपत्ति में पैसा खर्चा किया जाता है, ठीक है। और इससे बड़ा फायदा होता है, कोई भी देश कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादातर पैसा वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करे जिससे वो परिसंपत्तियों का निर्माण होता रहे। क्लियर है मेरे दोस्तों, आंसर क्या होगा, आंसर देखो, पूछा जाए कि 2026-27 में पूंजीगत व्यय को कितना कर दिया है, 12 लाख करोड़ रुपया। मतलब 2026-27 का बजट ये कह रहा है कि हम 12.2 लाख करोड़ रुपए की परिसंपत्ति निर्माण करेंगे, समझ रहे हो, हाँ कितनी, 12.2 लाख करोड़ रुपए की परिसंपत्ति का निर्माण करेंगे। क्लियर है, चलिए अगला देखिए, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देखिए, विदेशी क्लाउड सेवा प्रदाताओं को, विदेशी क्लाउड सेवा प्रदाताओं को किस वर्ष तक टैक्स हॉलिडे, व्हाट इज टैक्स हॉलिडे, किस वर्ष तक टैक्स हॉलिडे देने का प्रस्ताव है। टैक्स हॉलिडे क्या है मेरे भाई, देखो टैक्स हॉलिडे, टैक्स हॉलिडे का मतलब है कि जो नए स्टार्टअप है ना, या कोई व्यक्ति जो नई औद्योगिक इकाई इंडस्ट्री खड़ा करना चाहता है, इंडस्ट्री खड़ा करना चाहता है, तो उसको कर में, टैक्स में, उसके टैक्स में या तो उसका टैक्स आधा कर दिया जाएगा या पूर्ण जीरो कर दिया जाएगा, कि मतलब या तो उसको टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा या उसको टैक्स क्या है, छोड़ आधा कर दिया जाएगा। कुल मिला के टैक्स हॉलिडे का मतलब किसी भी प्रकार की नई कंपनियों को देश में यूनिट स्थापित करने में या काम चालू करने में जो सरकार टैक्स लगाती है उससे छूट दे देती है। इससे क्या फायदा होता है, इससे फायदा ये होता है कि आपके यहाँ मान लीजिए टैक्स में छूट मिल गई तो सामने वाला आके कंपनी लगाएगा, तो अकेला तो काम ना करेगा, 10 लोगों को रोजगार देगा, बोलो हाँ कि ना, 10 लोगों को रोजगार देगा तो 10 लोगों की आजीविका क्या होगी, ठीक होगी। जहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी वहां पे एक मार्केट तैयार होगा, वहां पे काम करने वाले लोग रहेंगे, वहां पे जो कर्मचारी हैं वो लोग रहेंगे, तो एक मार्केट तैयार होगा, एक मार्केट तैयार होगा तो वित्तीय समावेशन की तरफ देश तेजी से आगे बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टैक्स हॉलिडे दिया जा रहा है ये वित्तीय समावेशन के लिए भी बहुत आवश्यक है और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था सुधारने में भी आवश्यक है। क्यों, स्टार्टअप इंडस्ट्री लगने का मतलब है उत्पादन होना। दोस्तों एक चीज जान लो, वह देश जो उत्पादन नहीं करता, जहां पे इंडस्ट्री कम है, वो बहुत देर में विकसित होता है।
वो बहुत देर में विकसित होता है। तो ये चीज जल्दी विकसित होना है तो आपको औद्योगिक यूनिट्स लगानी ही पड़ेंगी, और औद्योगिक यूनिट्स लगानी है तो लोग आपके यहाँ आए, पैसा खर्च करें, इंडस्ट्री लगाएं, विदेश से लोग आए, वो वहां से आकर के आपके यहाँ इंडस्ट्री लगाएं, इससे फायदा आपके देश को होना है। तो टैक्स हॉलिडे एक अच्छी व्यवस्था है भारत को मैन्युफैक्चर्ड हब बनाने का। ठीक है, अब आंसर क्या है, कब तक टैक्स हॉलिडे दिया जाना है विदेशी क्लाउड सेवा प्रदाताओं को? 2047 तक, 2047 तक। क्लियर है बात? क्लियर है दोस्तों? चलो अगला, अगला सवाल क्या है, विदेशी यात्रा पैकेज पर टीसीएस स्रोत पर कर संग्रह की दर घटाकर कितनी कर दी गई? स्रोत पर कर संग्रह की दर घटाकर कितनी कर दी गई है? सीधा सीधा आंसर समझिए, कुछ समझाने वाली बात इसमें है नहीं, सीधा सीधा आंसर, आंसर क्या है, 2%। टीसीएस, टीसीएस पर टैक्स कितना घटा दिया गया है? 2% घटा दिया गया। ठीक, ठीक है, वेरी गुड। आगे चले, आगे चले, वायदा सौदा फ्यूचर, बहुत तुम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो ना, हाँ, म्यूचुअल फंड, फलाने फंड, ढिमाके फंड, खूब आजकल खूब मार्केट में फैला हुआ है। वायदा सौदा फ्यूचर्स पर प्रतिभूति संव्यवहार कर एसटीटी को बढ़ाकर के कितना कर दिया गया? चलो चलो दोस्तों, कितना कर दिया गया? सीधा सीधा याद रखना है कि फ्यूचर मार्केट्स में टैक्स में, या जो आप पैसा लगाते हो उसमें एसटीटी कितना बढ़ा के कर दिया गया? ज्यादा परेशान नहीं होता, सीधे रट लेना है, रट लेना है। क्यों? क्योंकि ये करंट में तो है, करंट में तो आपके मिलेगा, ठीक है, लेकिन जिस प्रकार की परीक्षा की तैयारी आप करते हो उस प्रकार की परीक्षा की तैयारी में इसके कॉन्सेप्ट की आवश्यकता नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन उतनी लो जितनी तुम्हारे लिए लाभदायक हो, इधर उधर की बातें हाई फाई वाई फाई लाई फाई में जाओगे परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो आगे चलें, आगे चलें दोस्तों, चलो चलें आगे, हाँ कह दीजिए सर चलिए, चलिए। तो देखिए सवाल नंबर 11, बजट 2026-27 में कैंसर पीड़ितों को राहत देते हुए, कैंसर पीड़ितों को राहत देते हुए औषधियों के मूल्य सीमा शुल्क पर, मूल सीमा शुल्क पर कितनी छूट दी गई? अच्छा सवाल पूछा गया है ऐसी कितनी औषधियां हैं जिनमें सीमा शुल्क पर छूट दी गई, और वो दवा कैसी है? कैंसर की, कैंसर की ऐसी कितनी दवाएं हैं जिसमें सीमा शुल्क पर छूट दे दी गई है? सीधा सीधा याद रखिए, 17 औषधियां, 17 औषधियां हैं, कितना? 17 औषधियां कैंसर की हैं जिनमें सीमा शुल्क क्या कर दिया गया है? घटा दिया गया है। सीमा शुल्क क्या कर दिया गया है? घटा दिया गया है। ऐसी दवाएं कितनी हैं? 17 हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है बजट के, ठीक है, 2 क्लासेस में कंप्लीट किए जाएंगे। कितने क्लासेस में? 2 क्लासेस में कंप्लीट होंगे। तो आप लोग इसको ध्यान से नोट्स बनाते हुए कंप्लीट करो। करंट अफेयर्स का मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक होता है बजट, और इसी तरह हम लोग यूपी का बजट और भारत की आर्थिक समीक्षा भी लेकर के आएंगे। ठीक, कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल, कॉन्सेप्ट बेस्ड करंट अफेयर्स संडे टू संडे मैं आपको पर डे, मतलब हर संडे, वीक में हर संडे में पढ़ाऊंगा, इसी तरह जैसे मैंने आज पढ़ाया। नया समर्पित फ्रेट कॉरिडोर, नया समर्पित फ्रेट कॉरिडोर किन 2 स्थानों को जोड़ता है? चलिए, फ्रेट कॉरिडोर, आंसर बताइए, आंसर देखिए, फ्रेट कॉरिडोर दनकुनी को सूरत से, दनकुनी को कहां से जोड़ता है? सूरत से, दनकुनी को सूरत से। फ्रेट कॉरिडोर क्या होता है? व्यापार के लिए एक समर्पित एरिया या रास्ता बनाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? फ्रेट कॉरिडोर कहते हैं। ठीक, आगे चलें दोस्तों, आगे चलें, आगे चलें, चलो। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, छपने वाला, छपा ही है ये समझ लो, 100% छपेगा, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी, 100% छपेगा। आगे जो भी परीक्षा जिसमें जीएस पूछी जाती है, कृषि क्षेत्र के लिए घोषित भारत विस्तार मुख्य रूप से क्या है? विस्तार क्या है ना, भारत विस्तार क्या है? सब्सिडी नहीं है। चलिए
आंसर सीधा देख लीजिए, आंसर है बहुभाषीय एआई कृषि उपकरण। किसी भी किसान को कोई समस्या है, भारत विस्तार पोर्टल में जाए और जाके कह दे कि मुझको ये समस्या है, वो एआई उपकरण है, वो बताएगा तमाम सारी चीजें कि इसका निदान ये, उसका निदान वो, उसका निदान ये है। लग गया है कीड़ा, कह दो एआई से, वो बता देगा आपको कि कीड़े की दवा क्या है। क्लियर हो रही है बात? बोलो हाँ कि ना। क्लियर हो रही है? क्लियर हो रही है कि नहीं? हाँ, चलो अगला सवाल। अगला सवाल आज की क्लास का सेकंड लास्ट सवाल है। बजट 2026-27 के अनुसार सरकार की प्राप्तियां में सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? प्राप्ति का मतलब है सरकार पैसा कमाती सबसे ज्यादा कहां से, कहां से सबसे ज्यादा रुपया कमाती है। ठीक है, सरकार देखो, सरकार जो पैसा कमाती है ना, बेसिकली जो सरकार पैसा कमाती है वो राजस्व आय है। कौन सी आय? राजस्व आय, है ना, आय है। रेवेन्यू रेसिप्ट्स कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? रेवेन्यू रेसिप्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रेवेन्यू रेसिप्ट्स कहते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, एक टैक्सेबल होती है जो टैक्स के रूप में कमाई जाती है, और एक नॉन टैक्सेबल होती है। नॉन टैक्सेबल होती है क्या? नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल होती है, अर्थात एक टैक्स के रूप में, मतलब करगत आय होती है, राजस्व कर होते हैं, और एक होती है नॉन टैक्सेबल, ठीक है, जिनमें कर नहीं लगता है। तो ये जो सवाल पूछा है, रुपी कम फ्रॉम, ऑप्शन सारा क्या है? ऑप्शन लगभग लगभग टैक्स के ही दिए हैं। ऑप्शन ज्यादातर क्या है? टैक्स के ही दिए हैं। ठीक है, सामने है आपके। आप सवाल नंबर 14, सबसे ज्यादा कहां से आता है पैसा? ठीक, तो सबसे ज्यादा पैसा कहां से आता है? कहां से आता है? यहाँ से। आप मतलब तुम लोगों को यदि ये हो कि आंसर बता दो सर, इसका आंसर बता दो, तो आप लोग मतलब जबरदस्त। सामने लिखा है कि जीएसटी से 15% आता है, आयकर से 21% आता है, निगम कर से 18% आता है। तो सबसे ज्यादा कहां से आ रहा है? सबसे ज्यादा तुम्हारे सामने ऑप्शन दिया हुआ है कि सबसे ज्यादा उधार और अन्य देयताओं से आता है, कि जहां सरकार को उधार है वहां से, और जो सरकार को उधार में क्या पानी है, लाइबिलिटी पानी है लोगों से, मतलब जिनको जिनको सरकार ने उधार दिया उससे जो पैसा पाना है वहां से। तो सबसे ज्यादा कहां से आता है? उधार एवं अन्य देयताओं से आता है, और कितना है? 24% है। कितना है दोस्तों? 24%। ठीक, और ये सब 2026-27 का है। आप लोग नोट कर सकते हो कि जीएसटी में से कितना परसेंट आय होता है, आयकर से कितना आता है, निगम कर से कितना आता है, यदि मिलाने के लिए पूछ दिया जाएगा, या मैच मैच द फॉलोइंग करने के लिए पूछ दिया जाएगा, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो नोट कर देना। आज की क्लास का सबसे अंतिम सवाल और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, बजट 2026-27 के अनुसार सरकार के व्यय रूपी गोज टू में सर्वाधिक हिस्सा किस पद का है? अच्छा, वहां पे आय पूछ रहा था, वहां पे क्या है? आय पूछ रहा था, यहाँ पे एक्सपेंडिचर पूछ रहा है कि सरकार का सबसे ज्यादा पैसा जाता कहाँ है, रुपीज गोज टू, सबसे ज्यादा रुपया जाता कहाँ है। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि सरकार अपना पैसा सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ करती है, तो किस मद में करती है? ये आंसर देखो, ऑप्शन ए है करों व शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, ब्याज आएगी, केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाएं और रक्षा व्यय। देखो इसमें आंसर भी लिखा हुआ है, पहले से 22% लिखा हुआ है, इसलिए आंसर क्या हो गया? ए नंबर हो गया। करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, सर मतलब राज्यों को भारत सरकार राज्यों को खूब ज्यादा पैसा देती है, केंद्र सरकार। ठीक है, तो उसी में सबसे ज्यादा खर्चा होता है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है सवाल? एक तो परसेंटेज दिया हुआ है, मिलाने के लिए पूछ सकता है कि भाई करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 22% है, ब्याज अदायगी में सरकार खर्च करती है 20%, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में कितना है? 17%, और रक्षा व्यय याद कर लो, पीसीएस सब की परीक्षा वाले याद कर लो, पेट की परीक्षा वाले याद कर लो, पिछले साल के पेट वाले याद कर लो, ये सवाल आया था कि नहीं आया था, तो छपता है कि नहीं छपता है। क्लियर है बात? तो ये थे आज के आपके 15 सवाल कॉन्सेप्ट्स के आधार पर। कुछ और सवाल जो 15 सवाल की सीरीज होगी
जिनके माध्यम से पूरा बजट हम लोग कवर कर रहे होंगे। आज जो जो क्षेत्र कवर कर लिए उनके कॉन्सेप्ट भी तैयार किए। आशा है आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आएंगे होंगे। कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं? कॉन्सेप्ट बहुत सारे थे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या तैयार किया था? जीडीपी का। फिर किसका? राजकोषीय घाटा का। जीडीपी के बाद किसका? राजकोषीय घाटा का। फिर पूंजीगत व्यय का। किसका? पूंजीगत व्यय का। टैक्स हॉलीडे का। किसका? टैक्स हॉलीडे का। ये 4 कॉन्सेप्ट्स आज हमने तैयार किए। कितने कॉन्सेप्ट्स तैयार किए हैं? 4 कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने आज तैयार किए हैं। तो आशा है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो आप हमको समर्थन दें, और इसी तरीके के से अन्य वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा ऐप का लिंक दिया हुआ है, उसको जाके डाउनलोड करें, उसमें देखें। आप लोगों के लिए कोर्स होंगे, ठीक है, आगे आने वाले समय में लॉन्च होंगे, तो आप डाउनलोड करके रखिए। आगे आने वाले समय में होंगे, आपको नोटिफिकेशन पहुंचेगा, तो आप लोग कोशिश करिएगा जुड़ने की। सो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।